हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, जिसमें हम दिल्ली के रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार हम टेबल 1 में देखते हैं, जिसमें हमें सारे जो रूलर्स हैं दिल्ली के उनके नाम दे रखे हैं। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी आई। राजपूत डायनेस्टी में तोमर्स आए। तोमर्स में नंगापाला सबसे पहले रूलर थे। उसके बाद चौहान्स आए। चौहान्स जो है वो राजपूत डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे और उनमें पृथ्वीराज चौहान आए। फिर अर्ली तुर्किश रूलर्स में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उनकी बेटी रजिया, फिर जियाउद्दीन बलबन। उसके बाद खलजी डायनेस्टी से जलालुद्दीन खलजी आए, फिर अलाउद्दीन खलजी आए, फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई, जिसमें जियाउद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिर शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी ने एंट्री ली और फिर खिज़्र खान रूलर बने। फिर लोधी डायनेस्टी आई एंड उसमें बहलुल लोधी रूलर बने। ठीक है, तो देखिए, अंडर द रूल ऑफ तोमर राजपूत दिल्ली जो है वो पहली कैपिटल बनी। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल अंडर द तोमर राजपूत। ठीक है, तो दिल्ली पहली बार कब बनी कैपिटल? जब तोमर राजपूत का रूल था। ठीक है, so Delhi first become the capital of kingdom। दिल्ली पहली बार किंगडम में, जो किंगडम है उसमें कैपिटल बनी दिल्ली, जब वो तोमर राजपूत के रूल में थी। ठीक है, सो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। ठीक है, तोमर राजपूत को डिफीट किसने किया था? तोमर राजपूत को डिफीट किया चौहान्स ने। चौहान्स को हम चहमनास भी कहते हैं। चौहान्स जो है वो बिलोंग करते थे अजमेर टू अजमेर। ठीक है, फिर अंडर द रूल ऑफ तोमर एंड चौहान्स, ठीक है, तोमर और चौहान्स के रूल में दिल्ली जो है वो फर्स्ट कमर्शियल सेंटर भी बना, यानी कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर भी बना। जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो सिटी में रहने जो सिटी है उसमें रहना उन्होंने शुरू कर दिया और सेवरल टेम्पल्स को वो कंस्ट्रक्ट करने लग गए। कॉइन्स जो है वो यहाँ पे मिंटेड होने लग गए, यानी कॉइन्स यहाँ पे बनना शुरू हो गया। कॉइन्स यहाँ पे क्रिएट होने लग गए, कॉइन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गए और इन कॉइन्स को हम दहलीवाल बोलते हैं और इनकी बहुत ही वाइड सर्कुलेशन थी। ठीक है, बहुत इस्तेमाल में लिया जाता था इन्हें। फिर एक चेंज आया ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल। द ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन था ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, जिसने बहुत सारे जो एरियाज है सब कॉन्टिनेंट के उसको कंट्रोल में कर रखा था। स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन था ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, जो चेंज हुई थी दिल्ली इनटू अ कैपिटल, और उसने पूरे जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जो एरियाज थे उसको कंट्रोल कर रखा था दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली जब कैपिटल बनी तो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जो एरियाज थे वो कंट्रोल में थी। ठीक है, वो कंट्रोल्ड में थे of the subcontinent, started with the idea of the Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. So the transformation of Delhi into a capital that controlled many of the subcontinent started with the idea of Delhi Sultanate। ठीक है, तो जो चेंज था दिल्ली इनटू अ कैपिटल, उसने बहुत सारे जो सब कॉन्टिनेंट के एरियाज है उसको कंट्रोल में कर रखा था और ये इसकी शुरुआत हुई सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है उनके आइडिया से, विद द आइडिया ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सुल्तान्स हैं उन्होंने बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया था, उन्हें बना दिया था। जो दिल्ली सुल्तान से उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बना दी थी इन द एरिया दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली, जिसको अब हम दिल्ली बोलते हैं। उसमें जो दिल्ली सुल्तान से उन्होंने बहुत सारे एरियाज जो है वो बना दिए थे, दैट वी नाउ यूज एज नोन एज दिल्ली। अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। जैसे कि इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स और आर्किटेक्चर हमें वैसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन एक टर्म है तारीख और तवारीख। ठीक है, एक टर्म है तारीख और तवारीख जो कि रेफर करता है टू हिस्ट्रीज रिटन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तारीख जो है वो एक सिंगल हिस्ट्री है, वाइल तवारीख रेफर करता है टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रीज। ठीक है, नाउ
हिस्ट्रीज क्या होता है? हिस्ट्रीज एक सीक्वेंस रिकॉर्ड होता है ऑफ इवेंट्स, एक एक्सप्लेनेशन होता है उन इवेंट्स का जो कि पास्ट में हैपन हुए होते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो तारीख और तवारीख है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ये वो लैंग्वेज जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, यानी कि देखिए तारीख और तवारीख में इसमें बता रखे कि क्या लिखा जाता था। तारीख और तवारीख में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है अंडर द दिल्ली सुल्तान, वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो तारीख तवारीख में लिखी जाती, पूरा मैनेजमेंट जो है, ठीक है, वो सब तारीख तवारीख में लिखा जाता था, ठीक है। नाउ तारीख और तवारीख पर्शियन लैंग्वेज फारसी भाषा में लिखी जाती थी। जो ऑथर्स होते थे तारीख और तवारीख के वो बहुत ही लर्नेड मैन और सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि मैनेजर, पोएट्स और कोर्टियर्स होते थे, ठीक है। ये जो लर्नेड मैन होते थे रिकाउंट करते थे यानी कि घटनाओं को याद करते थे और रूलर्स को एडवाइस करते थे कि जो इम्पोर्टेंस है जस्ट रूल की उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें काफ़ी स्ट्रेस डाला जाए, ठीक है। जस्ट रूल यानी कि जस्टिस रूल, टू बी फेयर और इम्पार्शियल इन जजमेंट, ठीक है, यानी कि जस्ट रूल, जस्टिस रूल, न्याय को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब एक लाइन दे रखी है, हाँ, who both recounted events and advised rulers on governance। गवर्नेंस मतलब क्या होता है? गवर्नेंस मतलब हाउ टू रूल, कैसे रूल करना है, कैसे कंट्रोल करना है अपने रीजन को, ठीक है, कैसे सब कुछ संभालना है, ठीक है। तो वो सब एडवाइस करते थे रूलर्स को, जो लर्नेड मैन होते थे, और ये जस्ट रूल को भी काफ़ी बढ़ावा देते थे, यानी कि जस्ट रूल जो है जस्टिस रूल पे कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे स्ट्रेस डाला जाए, वो सब एडवाइस जो लर्निंग मैन है ये रूलर्स को करते थे, सुल्तान को करते थे। अब है द सर्कल ऑफ जस्टिस विच इज रिटन बाय फक्र ई मुदाबे, रोट इन द 13th century। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि किंग को क्या चाहिए? किंग को सोल्जर्स चाहिए, सोल्जर्स जो है उनको सैलरीज चाहिए, ठीक है, और सैलरीज जो है वो पीजेंट्स, और जो सैलरीज जो हैं वो कहाँ से आएंगी? सैलरीज किंग कब पे करेगा? जब किंग को रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम पीजेंट्स, और पीजेंट्स जो है वो रेवेन्यू तब पे करेंगे जब वो हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होंगे, और वो हैप्पी और प्रॉस्पेरस कब होंगे? जब उनको न्याय मिलेगा, यानी कि उन मतलब जहाँ पे जस्टिस होगी, ऑनेस्टी होगी, ऑनेस्ट गवर्नेंस होगी, तो वहीं पे ये जो पीजेंट्स हैं ये भी खुश रहेंगे। सो किंग नीड सोल्जर्स, किंग को सोल्जर्स चाहिए, जो सोल्जर्स नीड सैलरीज, सोल्जर्स को सैलरीज चाहिए। किंग कैन पे सैलरीज, किंग जो है वो तभी सैलरीज पे कर सकता है जब उसके पास रेवेन्यू आ रहा है पीजेंट से। पीजेंट्स जो है वो रेवेन्यू तब पे कर सकते हैं जब वो हैप्पी और प्रॉस्पेरस होंगे, और पीजेंट्स तब खुश होंगे व्हेन द किंग गिव इम्पोर्टेंस टू जस्टिस एंड ऑनेस्टी। तो इसमें आप देखिए, आप लिख भी रखा है इसमें, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, किंग जो है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। किंग को सोल्जर्स क्यों चाहिए? किंग को सोल्जर्स चाहिए एनिमीज से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि सोल्जर्स जो है वो रक्षा करते हैं प्रजा की, और किंग की भी वो रक्षा करते हैं। तो किंग को सोल्जर्स चाहिए, जो भी लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह है उसमें कौन लड़ता है? सोल्जर्स लड़ते हैं, तो किंग को क्या चाहिए? सोल्जर्स चाहिए। सोल्जर्स जो है वो सैलरीज के बिना रह नहीं सकते, एंड सैलरीज कहाँ से आएंगी? सैलरीज आएंगी पीजेंट से, पीजेंट्स तब पे करेंगे जब खुश होंगे, और खुश वो तब होंगे जब ऑनेस्टी और जस्टिस होगा, ये याद रखना है। अ किंग कैन नॉट survive without soldiers. Soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. अभी कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि हमको माइंड में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले है जो ऑथर्स होते थे तारीख और तवारीख के, वो मेनली सिटीज़ में रहते थे, मेनली दिल्ली, ठीक है। वो अपनी हिस्ट्रीज़ को लिखते थे फॉर कई बार वो अपनी हिस्ट्रीज़ जो हैं
वो किसके लिए लिखते थे? वो सुल्तान्स के लिए लिखते थे, जिसमें वो उनको प्रेज करते थे, उनकी तारीफ़ें लिखते थे, उनको खुश करने के लिए कई सारी वो हिस्ट्रीज लिखते थे। और वो क्यों लिखते थे? लेकिन वो हिस्ट्रीज इसलिए लिखते थे टू गेट रिच रिवॉर्ड्स, यानी कि इस होप में कि उनको रिच रिवॉर्ड्स मिल जाए, अच्छे रिच तोहफे मिल जाए, ठीक है। और वो कौन देता था? वो सुल्तान्स देते थे, वो रूलर्स देते थे, ठीक है। तो यानी कि वो क्या करते थे, जो तारीख और तवारीख के ऑथर्स होते थे, ये कई बार अपने जो हिस्ट्रीज होते थे वो सुल्तान्स के लिए लिखते थे, वो रूलर्स के लिए लिखते थे, इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। उनको खुश करने के लिए वो सुल्तान्स की तारीफ, उनको प्रेज करते थे, और जब सुल्तान्स खुश हो जाते थे तो उनको रिच रिवॉर्ड्स दे भी देते थे, ठीक है। तो इस होप में वो उनके बारे में, सुल्तान्स के बारे में लिखते थे। ये जो ऑथर्स होते थे ये रूलर्स को एडवाइस करते थे ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल, आइडियल मीन्स परफेक्ट सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक स्तर, बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। तो देखिए जो ऑथर्स होते थे ना, तारीख तवारीख के थोड़ी पुरानी सोच वाले होते थे, तो ये क्या एडवाइस करते थे रूलर्स को कि जो आइडियल सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक स्तर है लोगों के बीच में, ठीक है, जो कि बेस्ड है ऑन बर्थ राइट, बर्थ राइट मतलब जन्म सिद्ध अधिकार, और जेंडर डिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए, यानी कि उन्हें बचा के रखा जाए, ठीक है। यानी कि बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार और जेंडर डिस्टिंक्शंस, उनको प्रिजर्व रखा जाए, ठीक है, उन्हें कम ना किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो आइडियल मतलब होता है परफेक्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सामाजिक स्तर है, बेस्ड ऑन बर्थ राइट। अब बर्थ राइट क्या होता है? देखिए, जन्म सिद्ध अधिकार, ये सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जो कि एक ब्राह्मण है, और जो उसका जो चाइल्ड होगा, जब वो बड़ा होगा तो वो भी एक ब्राह्मण ही बनेगा, ठीक है। वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जब वो पैदा हुआ था तो तब से ही ये सिद्ध हो गया था कि बड़े होके ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसकी एबिलिटी कुछ भी हो, ठीक है। यानी कि बनेगा वो ब्राह्मण ही, वो ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता, वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, वो रहेगा ब्राह्मण ही, वो वही साधु संत रहेगा, ठीक है। तो ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उसका बर्थ राइट है, ठीक है। सो these authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright. Birthright मतलब privileges. Privileges means a special right on or advantage. एक special right या एक special advantage that only one person has. ठीक है? So privileges claimed an account of birth. For example, people believed that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families. देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो नोबल्स हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, नोबल्स जो होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू गवर्न, क्योंकि ये बॉर्न होते हैं इन सर्टेन फैमिलीज, ठीक है। यानी कि उनके फादर भी नोबल, जैसे आप एक नोबल हो तो आपके फादर भी नोबल होंगे, ठीक है। अगर आप उस जमाने में होते तो अगर आपके फादर एक नोबल है तो आप भी बड़े होकर एक नोबल ही बनते, ठीक है। चाहे आपको काम आता हो नहीं आता, आपको बनना वही है, आपकी एबिलिटी, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो जो नोबल बनने की हो या ना हो, आप बनोगे, क्योंकि आपके फादर और मदर जो है वो नोबल है, ठीक है। तो बर्थ राइट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार, और जेंडर डिस्टिंक्शंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन, जो डिफरेंसेस हैं, जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल,
उन सबको प्रिजर्व रखना है, उन सबको संभाल के रखना है. देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन. देखिए अब आती है रज़िया की बात. अब देखिए हम रज़िया के बारे में जानेंगे. व्हाट मिनाजी सिराज एंड व्हाट मिनाजी सिराज थॉट अबाउट रज़िया, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. बस अब हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे. ओके, ये वाला पार्ट एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो देखिए 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश है, उनकी डॉटर रज़िया जो है वो सुल्तान बनी. ठीक है. द क्रॉनिकलर ऑफ दैट एज, यानी कि उस टाइम के जो क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर मतलब वो पर्सन जो कि राइट करते हैं, जो कि लिखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, में हम क्रॉनिकलर बोलते हैं. ठीक है. तो उस टाइम की जो क्रॉनिकलर थे वो कौन थे? वो थे मिन्हाजी सिराज. तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था किसको? रज़िया को, कि वो एक बहुत ही क्वालिफाइड क्वीन है. ठीक है. वो अपने सारे भाइयों से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा होशियार है. ठीक है. लेकिन जो और लोग हैं, जो प्रजा है, वो कंफर्टेबल नहीं है एक क्वीन को रूलर बनाने. यानी कि पहले का ये सोच होती थी कि जो जो मेन है वही रूल कर सकते हैं, वही रूलर बन सकते हैं. क्वींस कैन नॉट बी अ रूलर. ठीक है. वो रूलर नहीं बन सकती, क्योंकि पहले के लोग मानते थे कि ये सिर्फ ये गॉड क्रिएशन है, ये डिफरेंसेस जो हैं ये गॉड ने क्रिएट करे हैं, गॉड ने बनाए हैं. इसलिए पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुआ करते थे इन जेंडर, कि ऐसा माना जाता था कि मेन आर मोर कैपेबल, वो ज़्यादा होशियार होती हैं. ठीक है. तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें लिखा है कि मिनाजी सिराज जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं रज़िया को. देखिए सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया. ठीक है. रज़िया जो थी वो सबसे होशियार थी अपने भाइयों से, इसलिए वो रूलर बनी. लेकिन कोई भी उससे कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि सब चाहते थे कि, क्योंकि सब इसलिए कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि एक वो समझते कि एक क्वीन जो है वो कैसे रूलर बन सकती है. ठीक है. ना ही नोबल्स जो थे, नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स जो होते हैं वो नोबल्स क्या होते हैं? नोबल्स वो पर्सन होते हैं वो बिलोंग टू द हाईएस्ट सोशल क्लास, जो कि बहुत ही, इनका सामाजिक स्तर जो होता है वो काफ़ी उच्च श्रेणी में आता है. ठीक है. अ पर्सन हु बिलोंग टू द हाईएस्ट सोशल क्लास एंड हैज अ स्पेशल टाइटल. ठीक है. तो कोई भी उसके नोबल्स जो थे वो भी उससे खुश नहीं थे, उसके जो अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, टू रूल फ्रीली. ठीक है. तो नोबल्स भी जो थे वो रज़िया से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक क्वीन थी. ठीक है. क्योंकि वो एक क्वीन थी तो कोई भी है ना खुश नहीं था, कोई भी कंफर्टेबल नहीं था कि एक क्वीन जो है वो कैसे एक रूलर बन सकती है. शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, तो उसको थ्रोन से हटा दिया था इन 1240. तो देखिए कितनी जल्दी उसको हटा दिया गया था. 1236 में वो रूलर बनी थी और 1240 में उसको थ्रोन से हटा दिया था. और क्यों हटाया था? रीजन इस, क्योंकि कोई भी खुश नहीं था कि एक क्वीन जो है वो कैसे रूलर बन सकती है. ठीक है. एक क्वीन को रूलर बनने का हक नहीं है. ठीक है. तो इसलिए उसको हटा दिया गया था. अब बात आती है व्हाट मिनाजी सिराज थॉट अबाउट रज़िया. तो ये जो है हम पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में. ठीक है. जिसमें हम पढ़ेंगे मिनाजी सिराज जो है वो रज़िया के बारे में क्या सोचते थे. चलिए इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं. देखिए मिनाजी सिराज जो थे वो रज़िया के बारे में ये सोचते थे कि क्वीन जो है वो कैसे रूल कर सकती है, एक क्वीन जो है वो रूल नहीं कर सकती है. ठीक है. क्योंकि गॉड का क्रिएशन है, गॉड ने एक सोशल ऑर्डर बनाया, एक सामाजिक स्तर बनाया है भगवान ने. ठीक है. जिसमें वुमेन जो है वो सिर्फ मेन की सबॉर्डिनेट बन सकती है, सपोर्टर बन सकती है, लेकिन वो एक रूलर नहीं बन सकती है.
ठीक है। ही देयरफॉर आस्क्ड, तो वो पूछते हैं कि गॉड की इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, गॉड के क्रिएशन में जो रजिस्टर है उसमें जब रजिया का नाम मेन के कॉलम में लिखा ही नहीं है, then how did she gain from all her excellent qualities? ठीक है। now on her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish, ठीक है। this was in contrast to the Queen Ram Devi। तो देखिए, एक क्वीन थी राम देवी of the Kakatiya dynasty of Warangal पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो एक जगह है, ठीक है, जहाँ की वो रानी थी राम देवी, जो थी राम देवी एक क्वीन थी, ठीक है। राम देवी एक क्वीन थी ऑफ ककाटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल, जो कि मॉडर्न आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। तो राम देवी ने अपना नाम चेंज कर लिया था on her inscriptions and pretended that she was a man। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन में और कॉइन्स में रजिया ने क्या मेंशन किया था, रजिया ने मेंशन किया था दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। लेकिन जो रामदेवी थी, रामदेवी भी एक क्वीन थी, ठीक है, एक ककातिया डायनेस्टी थी ऑफ वरंगल, जो कि मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है, वहाँ की क्वीन थी रामदेवी। रामदेवी ने क्या किया था, रामदेवी ने अपने इंस्क्रिप्शन में अपना नेम क्या लिखा था, उन्होंने अपना नेम उन्होंने प्रिटेंड किया था कि वो एक मैन है, ठीक है। एक अनदर क्वीन थी दिद्दा, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था। उनका टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय सब्जेक्ट्स। यानी कि दिद्दा एक क्या थी, एक रूलर थी, एक क्वीन थी, ठीक है, जिनको ये नाम जो है उनके सब्जेक्ट्स ने दिया था, उनकी प्रजा ने दिया था, उनके लोगों ने उन्हें ये नाम दिया था। और इस नाम का मतलब है, इस नाम का मतलब है दीदी, एल्डर सिस्टर, ठीक है। and obviously affectionate term given to a ruler, loved ruler by her subjects। उसके सब्जेक्ट्स ने जो है उनको ये नाम दिया था दिद्दा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सब लोग जो थे, जो दिद्दा की प्रजा थी, ठीक है, वो वहाँ के लोग जो थे वो दिद्दा से खुश थे। यानी कि वो लोग जो थे वो भेदभाव नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो लोग जो थे वो दिद्दा से खुश थे। तो उन्होंने दिद्दा को एक नाम दिया था, असली नाम तो कुछ और होगा, जो क्वीन है उनको एक नाम दिया था दिद्दा, ठीक है, एक रिस्पेक्टिव नाम दिया था।